हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 7 का थर्ड पार्ट आज आपको पढ़ाऊंगी, नज़दीक से एक नज़र। आज हम लोग नज़दीक से उन जनजातियों के बारे में जानेंगे कि वे कैसे थे, वे कहाँ रहते थे, उनका अलग अलग नाम क्यों पड़ा, और कौन सी जनजाति ज़्यादा बड़ी थी और कौन सी छोटी थी, किसने आगे जाके शासन किया और कौन छोटे में ही सीमित रह गया। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। गोंड। अब हम लोग पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अब जो गोंड लोग थे, वो गोंडवाना नाम के जंगल में रहते थे। वन प्रदेश था, वो जंगलों का प्रदेश था, ठीक है। वहीं पे ये जनजाति रहती थी। गोंडवाना वन प्रदेश में रहने के कारण इनका नाम गोंड पड़ा था, ठीक है। वे स्थानांतरणीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अब देखिए, ये लोग स्थानांतरणीय कृषि करते थे। इसका मतलब है कि ये लोग जगह बदल बदल के, जैसे कि स्थानांतरणीय क्या होता है, जैसे कि एक जंगल के एक भाग को काट के उसे जला के, वहाँ के पेड़ पौधों को काट के फिर उसे जला दिया जाता था। फिर वो जो राख होती थी उसी में फसल बो दिया जाता था, फिर उसे काट दिया जाता था। और अगर वो ज़मीन जो है वो अनउपजाऊ हो जाती थी तो वैसा ही हम अगले जगह पे करते थे, पेड़ काट के और फसल उगाते थे वहाँ की सफाई करके। तो इसी को स्थानांतरणीय कृषि कहते हैं, जगह बदल बदल के खेती करना। गोंड विशाल जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। अब जो गोंड जनजाति थी, ये बहुत विशाल जनजाति थी, है बहुत बड़ी जनजाति थी। तो इसके जो ये बहुत छोटे छोटे कुलों में बटा था और एक कुल में कम से कम 700 परिवार होते थे, ठीक है। और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। अब देखिए, अब 600-700 परिवार वाले कुल में, ठीक है, तो वहाँ एक प्रमुखिया जो होता था, उसे ये लोग कुल का जो मेन आदमी होता था, जिसे मुखिया या राजा कहते थे या राय कहा जाता था, ठीक है। ये जो कुल थे, ये कहने को छोटे छोटे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े, मतलब एक राज्य भर के लोग होते थे कम से कम। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अब देखिए, दिल्ली में जो सुल्तान थे, जब उनकी ताकत कम हो रही थी, जब उनके राज्य का पतन होने वाला था, उस समय जो बड़े बड़े गोंड राजा थे, जिनके राज्य थे, वे छोटे छोटे जो गोंड सरदार होते थे उनको दबा रहे थे, उन पे हावी हो रहे थे। जैसे कि कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को अपने अंदर नीचे रखना चाहता है, वैसे ही ये लोग गोंड सरदार लोग बड़े बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पे हावी हो रहा था। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि कटगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। यानी देखिए, जो अकबर थे, उनके शासनकाल के समय में जो आपका उनकी जीवनी पे लिखा गया अकबरनामा है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि जो गोंड राज्य होता है उसमें 70,000 गांव होते हैं, समझे। मतलब एक राज्य में 70,000 गांव, कि उनका राज्य कितना बड़ा होगा, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। अब जो ये राज्य थे, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो केंद्र के अंडर में आ रही थी, यानी जो केंद्र था वो पूरे जगह शासन करता। राज्य गढ़ों में
विभाजित थे। अब देखिए यहाँ जो राज्य थे वे कई गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोड़ कुल के नियंत्रण में था। यानी देखिए जो एक मतलब जो गढ़ होता है उसमें हर गढ़ जो थे यानी एक एक गढ़ वो किसी खास गोड़ कुल के नियंत्रण में था। ठीक है, किसी एक अच्छे आदमी बड़े आदमी के नियंत्रण में था वैभवशाली। ये पुनः 84 गांव की इकाई में विभाजित थे जिन्हें 84 कहा गया। अब देखिए जो एक कुल होता है इसमें 84 गांव विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। यानी जो 84 गांव होते थे ये एक कुल में आते थे, इन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। अब देखिए जो 84 था ना, ये उप विभाजन था गरहोत का। ठीक है, इसमें 12-12 गांव आते थे तो 12-12 करके 4 भाग में तो ये 84 हो गया। ठीक है, जो बरहोत होते थे इसमें वो जो उप विभाजन होता था इनका ये 12-12 गाँव को मिला के होता था। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गौड़ साम्राज्य के चरित्र को बदल डाला था। अब जो बड़े बड़े राज्य होते थे इनका उदय होता था तो जो गौड़ साम्राज्य था तो गौड़ राज्य का समाज का पूरा चरित्र बदल दिया था, कैरेक्टरिस्टिक पूरा चेंज कर दिया था ना। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असामान्य सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। अब यहाँ पे जो समाज में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया था अब वो असमान सामाजिक विभागों में बढ़ गया, वर्गों में विभाजित हो गया था। असामान्य सामाजिक तत्व जो थे उसमें ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। अब जो ब्राह्मण थे उस समय के उनको गौड़ राजा जो थे वो लोग अनुदान देते थे। ठीक है, यानी दान में ज़मीन राज्य ये सब दे देते थे। तो इससे जो ब्राह्मण थे वो और प्रभावशाली ताकतवर बन गए थे। गौड़ सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत थी। अब देखिए जो गौड़ सरदार थे अब ये अपने आप को राजपूत के अंदर जैसी ताकत होती है, जैसा प्रभावशाली होते वैसा बनना चाहते थे, उनकी तरह बनना चाहते थे, राजपूतों की तरह। इसलिए गढ़कटवा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह उपाधि धारण की। देखिए ये राजपूतों की तरह बनना चाहते थे, इसीलिए तो जो गढ़कटवा जगह थी, गढ़कटवा के जो राजा थे अमनदास, उन्होंने इसी राजपूत बनने की जो उनकी चाहत थी इसी के कारण अपने आप को संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी उन्होंने। उनके पुत्र दलपंत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अब जो इनके पुत्र थे संग्राम शाह के दलपंत, उन्होंने महोबा में जो चंदेल राजपूत शासक थे सालबाहन, उनकी बेटी से शादी की थी, इसलिए कि वो राजपूत कहलाने लगे। इसलिए अभी आप जो मैप देख रहे हैं ये मैप देखिए, इसमें उस समय के सूबा सीमा और सरकार, ये देखिए सरकार को डैश डैश से दर्शाया गया है और सूबा सीमा जो मतलब इनकी जो सीमाएं हैं, रेखाएं, उसको इससे दर्शाया गया है। ये गोंडवाना राज्य है। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ गोंडवाना ये लिखा हुआ भी है, ये गोंडवाना। ठीक है, दलपंत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी।
रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। अब देखिए, जो दलपंत थे, इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी और इनका जो बेटा था, पुत्र था, वो बहुत छोटा था। इसलिए और इनकी जो पत्नी थी रानी दुर्गावती, वो बहुत योग्य और कुशल थी। तो उन्होंने अपने पुत्र के नाम वीर नारायण के नाम पर शासन किया, क्योंकि वह महज अपने पिता की मृत्यु के समय 5 साल का था, तो वो तो शासन संभाल नहीं सकता था। इसलिए रानी दुर्गावती ने शासन संभाला। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। अब देखिए, जो दुर्गावती थी, इनके शासनकाल के समय राज्य का और विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने गढ़कटवा पर हमला किया। अब देखिए, जो 1565 है, ये सन में आसिम खान जो थे, उन्होंने मुग़ल सेना के साथ मिलके गढ़कटवा पे मुग़ल सेना का नेतृत्व किया। वो सेनापति बने और गढ़कटवा पे आपका हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इनका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। जो देखिए, जब रानी दुर्गावती जो थी, वो उन्होंने बहुत जम के युद्ध के मैदान में इन लोग के सामना किया, परंतु जब वह हार गई तो उन्होंने आसिफ खान के अंदर में रहने की बजाय, समर्पण करने की बजाय अपने आप को मार डाला। मर जाना बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। अब देखिए, इनके मरने के बाद ही तुरंत उनका जो बेटा था, वो भी मारा गया था इस युद्ध में। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं चित्र 6, ये आपका एक नक्काशीदार दरवाज़ा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति जो थी, उनके महल का दरवाज़ा है नक्काशीदार। गढ़कटवा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उनका निर्यात करने का व्यापार में खासा धन कमाया। अब देखिए, जो गढ़कटवा था राज्य, ये बहुत समृद्ध था, बहुत पैसे वाला, बहुत नामी था। जो गढ़कटवा राज्य था, इसमें हाथी पकड़ के दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में बेचा जाता था। यह व्यापार बहुत अच्छे से इन लोग का चल रहा था। इस व्यापार से इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। जब मुग़लों ने गोंडों को हराया तो उसने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी, बहुतायत हथियार लिए। यानी देखिए, जब मुग़लों से हार गए थे गढ़कटवा राज्य, तो जब इन गोंडों को हरा दिया था मुग़लों ने, तब यहाँ से इन लोगों ने बहुत बेशकीमती सिक्के, हथियार और बहुत सारे हाथी, क्योंकि ये लोग हाथी पकड़ने का काम करते थे, तो बहुत सारे हथियार लिए थे इन लोगों ने। और ये बहुत समृद्ध था, इसलिए यहाँ से बहुत धन लूटा इन लोगों ने, मुग़लों ने। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। अब देखिए, जो मुग़ल थे, इन लोगों ने, जैसे कि ये एक राज्य है, ठीक है, इसका 1/4 ये मुग़लों ने रख लिया और बाकी ये 3 हिस्सा जो था, 3 हिस्सा ये वीर चंदर जो थे, जो युद्ध में मारे गए थे, उनके चाचा चंदर शाह को दे दिया था। गढ़कटवा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में बहुत अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अब देखिए, जो चंदर शाह राजा बन तो गए, पर वो बहुत दिनों तक गढ़कटवा को संभाल नहीं पाए। गढ़कटवा के पतन, मतलब जब वीर नारायण मर गए, तो उसके बाद जो गढ़कटवा राज्य था, उसका पतन हो गया। फिर भी कुछ दिनों तक यह राज्य चला, पर ये राज्य बहुत कमज़ोर था। ठीक है,
क्योंकि उसके नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, राजा अच्छा नहीं था, तो इसलिए ये कुछ ही दिनों तक चल पाया कि ये बहुत कमज़ोर भी था। तो बाद में जो अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठाओं ने जब इन पे आक्रमण किया तो ये अपने आप को बचाने में असफल रहा और यहीं गौड़ वंश का अंत हो गया। अहोम, अब हम लोग यहाँ अहोम जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी से ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गए बसे। अब देखिए जो अहोम लोग थे ये लोग म्यांमार के थे, ठीक है, म्यांमार की तरफ से आए ये लोग और 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र की जो घाटी थी वहाँ आके ये लोग बस गए। इन्होंने बुइया लोगों यानी भूस्वामियों लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। अब देखिए ये जो लोग थे अहोम लोग, जनजाति के लोग, इन लोगों ने उस समय जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास जहाँ इन लोगों ने अपना बसेरा बसाया था तो वहीं अपना एक नया राज्य बना लिया और वहाँ के जो भूस्वामी थे उनकी जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी उन सबको ख़त्म किया और नई व्यवस्था चालू कर दी और वहीं अपना राज्य बना लिया था। 16वीं सदी के दौरान इन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए 16वीं सदी में जो छोटे छोटे राज्य थे आपके, जैसे कि चुटियों और कोच हाजो जो 1523 और 1581 में थे, इन सबको अपने राज्य में इन लोगों ने मिला लिया था। इन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। ये छोटे छोटे राज्य को मिलाने के अलावा इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी जातियां दी छोटी छोटी जिन्हें इन लोगों ने अपने अधीन कर लिया था। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अब देखिए जो अहोम जनजाति थी इन लोगों ने अपने लिए एक बड़ा राज्य बनाया, ठीक है। उसके लिए इन लोगों ने 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले ही अग्नि यंत्र जो है उसका प्रयोग किया था। 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए थे। यानी देखिए आग वाले यंत्र का प्रयोग किया था, अग्नि यंत्र, ठीक है। अब इसके बाद 1660 में जो था 1660 का आते आते जो यहाँ पे उच्च स्तरीय बालू और तोप थे इसका निर्माण भी लोग करने में सक्षम हो गए थे। इसका निर्माण भी लोग करने लगे थे, बारूद तोप। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अब देखिए अहोम लोग थे, इन लोगों ने जो दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमण हो रहे थे इसका इन लोगों ने बहुत डट के सामना किया था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अब देखिए जो अहोम लोग थे इन्हें दक्षिण पश्चिम में जो राज्य थे, जो जगह थी उस एरिया से इन्हें बहुत सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। बार बार वहाँ से आक्रमण होते रहे। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुग़लों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बजाय अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुग़लों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। अब देखिए 1662 जो है इसमें मीर जुमला जो है इसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर मुग़लों ने शासन किया, हमला कर दिया था, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक ये लोग फिर भी अहोम पे शासन नहीं कर पाए मुग़ल लोग। यहाँ के लोगों ने बहादुरी से इनका सामना किया, परंतु ये लोग हार गए ना। अब ये लोग तो हार गए थे, पर लेकिन इन जो क्षेत्र था
इनका यहाँ पे ये लोग प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना पाए, मतलब एक जैसे कि आपके अंडर में, वो मुग़लों के अंडर में ज़्यादा देर नहीं रह पाया। मुग़लों की बात ये लोग नहीं मानते थे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य जो था ये बेगार व्यवस्था पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अब देखिए यहाँ जो ये राज्य था अहोम, यहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता था। तो जिन लोगों से काम कराया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। अब देखिए जो अहोम राज्य था वहाँ पर जनगणना हुई, ठीक है, की गई, जिससे कि वहाँ की कितनी संख्या है ये पता की जा सके। और प्रत्येक गांव में अपनी जब गांव की बारी आए तो वे एक निश्चित तौर पर जो पाइक है वो भेज सके। मतलब पाइक जो मतलब जब जिनसे ज़बरदस्ती कार्य कराना है उन लोगों की संख्या कंफर्म कराने के लिए ऐसा किया जाता था। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। अब देखिए इसके बाद जनगणना के बाद क्या किया जाता था कि जो जहाँ ज़्यादा आबादी वाले लोग होते थे वहाँ से कुछ लोगों को लेके जहाँ कम आबादी वाले लोग थे वहाँ पे भेज दिया जाता था उन लोगों को। इस प्रकार अहोम कोल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खाका केंद्रित हो गया था। अब देखिए जो अहोम लोग थे इस तरह इनका कुल जो था वो टूट गया, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग होते थे जिस जगह में वहाँ से लोग दूसरे जगह भेज दिया जाता था, जहाँ कम होते थे वहाँ। इस तरह इन लोग का कुल जो था वो टूट गया। अब 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। अब देखिए जो 17वीं शताब्दी थी इसका जो पूर्वार्ध था वो शुरुआत था, ये पूरा होते होते प्रशासन का जो खाका लाइन खींची गई थी ये केंद्र के हाथ आ गई थी, ठीक है, केंद्रीकृत कर दी गई थी। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरी समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के नियंत्रण या सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अब देखिए यहाँ पे जो अहोम लोग थे, ये लोग के जो वयस्क पुरुष थे तो वो लोग युद्ध में जाते थे सेना में, ठीक है। पुरुष जितने थे वयस्क वो लोग सेना में चले जाते थे और खाली समय में ये लोग बांध बनाते थे, सिंचाई व्यवस्था का ध्यान देते थे। बाकी जो सार्वजनिक कार्य होते थे राज्य में इन सभी पे कार्य करते थे, ठीक है। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अब देखिए जो अहोम लोग थे इन लोगों ने जो खेती के लिए नए तरीके होते थे, ये चावल की खेती के लिए, ये भी इन लोगों ने किया था। नए तरीक़ों से ये लोग खेती करते थे। नए तरह की खेती व्यवस्था को इन लोगों ने लाइन पे लाया था। अब ये देखिए जो कान के आभूषण हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये कान का आभूषण है। कबोई नागा जनजाति का मणिपुर से ये मिला है। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। देखिए जो अहोम समाज था ये देखिए बहुत सारे कुलों में बटा हुआ था, उन कुलों को खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं। अब यहाँ जो दस्तकार होते थे यानी जो हाथ से काम करने वाले लोग, इनकी बहुत कम जातियाँ होती थीं। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। अब देखिए जो अहोम क्षेत्र था, अहोम
साम्राज्य था, ठीक है, वहाँ पे जो दस्तकार थे ये बाहर से बुलाए जाते थे, ठीक है। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अब देखिए यहाँ पे जो खेल थे कि इसके नियंत्रण के लिए, खेल यानी कुल के नियंत्रण के लिए कई गांव होते, ठीक है। कुल के नियंत्रण में कई गांव थे और किसान जो थे इनकी ज़मीन गांव के समुदाय के द्वारा दी जाती थी। इसी ज़मीन पे लोग खेती करते थे, रहते थे और समुदाय की सहमति नहीं थी के बगैर, जो समुदाय है उसकी सहमति नहीं रहे तो भी ये ज़मीन राजा वापस नहीं ले सकता। अगर ज़मींदार ग्राम समुदाय की सहमति हो तभी राजा किसी से भी ज़मीन ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे। अब देखिए शुरुआत का समय था जब अहोम जाति के लोग विकसित हुए थे। उस समय तक ये लोग अपने देवी देवताओं की ही केवल पूजा करते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने आगे भी लोगों की पूजा करना शुरू कर दिया था। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वार भूमि अनुदान में दी गई। यानी देखिए बाद के समय में ये लोग मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। ब्राह्मणों का वर्चस्व उस समय बढ़ गया था 17वीं सदी में, ठीक है। फिर जब अहोम लोग राजा बने तो इन लोगों ने ब्राह्मणों को बहुत सारी ज़मीन दान में दे दी थी। यानी ब्राह्मणों का प्रभाव उस समय बढ़ गया था 17वीं सदी के अंत तक। शिव सिंह 1714 से 44 के शासनकाल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। अब देखिए शिव सिंह जो थे, ये जो हिंदू धर्म का प्रभाव था इन पे बहुत था और इनका शासनकाल 1714 से 1744 तक था और ये हिंदू धर्म के प्रधान धर्म बना दिए थे वहाँ का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अब देखिए जो अहोम राजा लोग थे वो हिंदू धर्म को तो अपना लिए थे, फिर भी अपनी जो परंपराएं थी सभी को इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। मतलब पूरी तरीके से ये हिंदू धर्म में नहीं मिले थे। ये अभी भी ये अपने धर्मों को बहुत मानते थे। अहोम साम्राज्य एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। देखिए जो अहोम समाज था ये उस समय का बहुत चर्चित और बहुत ही मान जान वाला समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। अब देखिए उस समय के जो अहोम राजा होते थे वे कवि, विद्वान, ब्राह्मण सबको ज़मीन दान में दिया करते थे। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। उस समय जो ड्रामा, एक्ट, प्ले ये जो होता है, ये नाट्यकर्म जो होता था इसको बहुत बढ़ावा दिया गया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। अब जो पुराने समय में संस्कृत की काव्य होती थी, किताबें होती थी, कृतियाँ होती थी, इनको हिंदी भाषा में अनुवाद करा दिया गया, मतलब हिंदी भाषा में लिखवा दिया गया था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। अब जो बुर्जी थे इनकी ऐतिहासिक कृति क्या थी? पहले अहोम भाषा में लिखी गई थी, फिर असमिया भाषा में लिखा गया था इसको। जो बुर्जी थे इस कृति को बुर्जी नाम के। अपने विचार में मुग़लों ने अहोम प्रदेश जीतने का प्रयास क्यों किया? अब देखिए अहोम प्रदेश जो था वो बहुत समृद्ध था। वहाँ पे धन की कोई कमी नहीं थी और वहाँ बहुत प्रसिद्ध व्यापार, हाथियों का व्यापार किया जाता था, जहाँ से बहुत ही कुशल और बढ़िया प्रजाति की हाथी मिलती थी जो युद्ध जीतने में बहुत सहायक
हाँ साबित होती थी। मुझे तो लगता है इसीलिए अहोम प्रदेश को मुग़ल लोग जीतना चाहते थे। अब हमारे पूरे पाठ का निचोड़ होता है निष्कर्ष, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। जो पूरे पाठ का सारांश छोटे में, यानी उसमें क्या अर्थ निकला ये बताता है, ये निष्कर्ष होता है जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे। ये पार्ट 7 का निष्कर्ष है जिसे हम लोग आज पढ़ना जा रहे हैं। जिस युग की हम चर्चा करते हुए आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ था। अब हम लोग जिस युग की बात कर रहे हैं, जिस युग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस समय जो उपमहाद्वीप था, यहाँ काफ़ी परिवर्तन और बदलाव समाज में आए थे। ठीक है, समाज पूरी तरह से बदल गया था। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। अब देखिए, जो वर्ण समाज था और जनजातीय समाज था, ये दोनों अलग अलग थे, पर बाद में ये दोनों आपस में मिलते जुलते रहे, एक दूसरे के संपर्क में आते जाते रहे। इस आदान प्रदान ने लोगों दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। अब देखिए, ये जो संपर्क में आए एक दूसरे के, तो ये जो आदान प्रदान हुआ, ये समाज, इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया जो चलाई थी, मतलब दोनों, अब कोई भी चीज़ देखिए, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ये वर्ण समाज है, ये आपका जनजाति समाज है। जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ नया हो जाएगा ना बीच में। उसी तरह जब ये लोग मिले तो बहुत तरीके का बदलाव समाज में आया, जो कि बहुत अच्छा और अनुकूल भी साबित हुआ। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और इन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। अब देखिए, उस समय जो बहुत सारी विभिन्न जनजातियां थीं, वो लोग अलग अलग तरह के काम करके अपना जीविका पार्जन करते थे, यानी अपना जीवन व्यतीत करते थे। कालांतर में उनमें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। अब देखिए, बाद में उनमें से बहुत सी जो जनजाति थी, ये जो वर्ण के आधार पर समाज था, उसमें शामिल हो गई, उनमें जाति में शामिल हो गई थी। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। अब देखिए, इसमें बहुत सी लोग ऐसे थे जिन लोगों ने ये समाज व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, हिंदू धर्म था, इसको अपनाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया था। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। अब देखिए, जो कुछ जनजाति थी, ये जो उस समय का सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, यानी उस समय की जो संयोजित व्यवस्था थी ना, तो उसको जनजातियों की, उसके लिए विस्तृत राज्य की इन लोगों ने स्थापना भी की थी। अपने लिए भी इन लोगों ने विस्तृत राज्य बनाया, बड़ा राज्य बनाया था। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। अब देखिए, ये जो समय था, इस समय राजनीतिक रूप में ये लोग बहुत ताकतवर हो गए थे। ठीक है, जो जनजाति के लोग थे, ये लोग, इन्होंने बहुत बड़े और बहुत ही मजबूत और ताकतवर जटिल राज्य की स्थापना की और साम्राज्य के साथ अपने संघर्ष की स्थिति में उन्हें लाके खड़ा कर दिया। मतलब जो बने बनाए राज्य थे, उन्हें, उनके साथ साम्राज्य थे, उनको संघर्ष की स्थिति में पहुंचा दिया। मतलब बहुत बुरी स्थिति में उन लोगों को पहुंचा दिया। आइए अब हम लोग अन्य अर्थ पढ़ते हैं, जो आपके चैप्टर के लास्ट में रहता है। अन्य मैंने आगे भी कुछ के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मंगोल के बारे में। ठीक है, मंगोल कौन थे और वे क्या करते थे। मंगोल
अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। आप अपने देखिए एटलस यानी वर्ल्ड की जो मैप होता है उसमें मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। अब देखिए आप मंगोलों के बारे में ये देखिए, सबसे फेमस बात ये थी तो जो ये लोग बहुत प्रसिद्ध पशुचारी यानी पशु पालने वाले शिकारी संग्राहक थे। ये लोग भी मंगोल जनजाति के लोग थे, ठीक है। वे मध्य एशिया के घाट के मैदानों, स्टेफरी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। अब देखिए ये लोग जो लोग थे, ये लोग मध्य एशिया के घास के मैदान में रहते थे जिन्हें स्टेफरी कहा जाता था, और थोड़े उत्तर की ओर जो वन प्रांत होते थे यानी जंगल वाले एरिया, वहाँ पे भी ये लोग रहते थे। 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता 1206 में चंगेज़ खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करने के उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था। अब देखिए 1206 में जो चंगेज़ खान थे, उन्होंने जो मंगोल और तुर्की दोनों जनजातियां थीं, दोनों को मिला के एक ताकतवर सैन्य बल तैयार किया था, ताकतवर बल सैनिक के रूप में बल तैयार किया था। क्योंकि ये जनजाति के जितने भी पुरुष होते थे, वयस्क पुरुष होते थे, वे सैनिक में भाग ले लेते थे, सैनिक बन जाते थे, इसलिए उन्होंने सैन्य बल को तैयार कर दिया था। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। अब देखिए जो चंगेज़ खान था वो 1227 में वो मरा था, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी। तो उस समय वे एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के शासक बन चुके थे। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अब इस चंगेज़ खान के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े विशाल साम्राज्य अपना बना लिया था, उसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था उन्होंने। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूसी, पूर्वी यूरोप, चीन और मध्य पूर्व का खाका बड़ा हिस्सा शामिल था। अब देखिए जो चंगेज़ खान के पूर्वज थे और उत्तराधिकारी थे, पूर्वज तो मतलब आगे के लोग, उत्तराधिकारी यानी चंगेज़ खान के बाद के लोग। तो जो उत्तराधिकारी इनके थे, इन लोगों ने चीन, रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य पूर्व एरिया में पूरे हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इतने बड़े हिस्से पे उन लोगों ने अपना साम्राज्य बनाया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। अब देखिए जो मंगोल थे, इन लोगों के पास बहुत बड़ी और सुसंगठित यानी वो मतलब बहुत अरेंज की हुई, मतलब बहुत आप कह सकते हैं प्रशिक्षण दी हुई यानी ट्रेनिंग दी हुई सेना थी, जो उनके जीत का बहुत बड़ा कारण थी, ठीक है। और ये यहाँ इनके जो देखिए विभिन्न धर्म जाति के जो समूह थे, इसके समर्थन इनके राज्य में आधारित थे। मतलब धर्म और जात दोनों को इन्होंने महत्व दिया था। यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।